हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर EMRS MCQs ऑन इंग्लिश ग्रामर। आज बेसिकली जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो जिन लोगों ने अभी पेपर दिया है BPSC के लिखा वो वही क्वेश्चंस। ये BPSC का जो 9th वाला जो हुआ था TGT का, ये वही क्वेश्चंस हैं जो मैं आज सॉल्व करवा रही हूँ। और बेसिकली ग्रामर सभी में कॉमन ही रहती है और मैंने पहले भी कहा था कि जो ग्रामर है दैट इज़ कॉमन फॉर ऑल, कि चाहे EMRS हो या BPSC हो, तो मैं वही जो है सॉल्व करवाऊंगी। और ये आप लोगों को इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए। एक EMRS का फ्री टेस्ट जो है वो पड़ा हुआ है और ये हमारी बुक है द पाथ टू विक्ट्री, जिसे आप खरीद सकते हैं इंग्लिश सूत्रा के ऐप से। और बाकी सारी चीज़ आपको पता ही है, आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करके स्टोर पे जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये लाइव बैच है, ये जो है प्रैक्टिस बैच चल रहा है UP TGT का, और जल्द ही जो है PGT का भी आएगा। और ये हमारे वीडियो बैचेस हैं UP TGT, PGT, DSSB और ग्रामर का। इसके अलावा सभी में नोट्स वगैरह आपको साथ में जो है मिलता है। और चलिए अब मैं अपना जो ये क्वेश्चन पेपर है वो स्टार्ट कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने पहले भी कहा ये सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। 30 डे स्ट्रैटेजी BPSC के जो एग्जाम में आए हुए हैं, आंसर की है लोगों के पास, मगर एक्सप्लेनेशन जो है मैं देना चाह रही थी, इसलिए मैं इस पेपर को सॉल्व करवा रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ऑल द 50 स्टूडेंट्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे कि भाई एक से ज़्यादा भी जो है वो हो सकते हैं और कोई सा भी नहीं हो सकता। तो डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ऑल द 50 स्टूडेंट्स। आपको पता है, वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बिटवीन जो है वो नंबर्स के साथ भी यूज होता है, लेकिन चूंकि इसमें ऑल लग रहा है इसलिए हमें अमंग जो है लगाना पड़ेगा, अमंग या अमंगस्ट का यूज करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंगस्ट ऑल द 50 स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर ये चीज़ कह रही हूँ कि ये नंबर्स के साथ भी बिटवीन यूज होता है, मगर ऑल ना आता तो हो जाता डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन द 50 स्टूडेंट्स, तो ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम ऑल हटाएं या अमंगस्ट लगाएं, कुछ इसी तरीके से हमें इस पर करना होगा। तो यहाँ बिटवीन जो है वो नहीं आएगा, इसलिए इसमें ऑप्शन जो है वो B रहेगा। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, तो आप या तो ऑल हटा दीजिए बिटवीन द 50 स्टूडेंट्स या अमंगस्ट ऑल द 50 स्टूडेंट्स, या अमंगस्ट लगाइए। और अमंगस्ट आएगा क्योंकि यहाँ पर ये जब अमंगस्ट आता है जब वॉल से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब आप सेंटेंस देखकर ही समझ में गए होंगे कि अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस। अनलेस वाला जो क्लॉज होता है ना, उसमें नेगेटिव से वर्ड नहीं आता। तो अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, तो उसके साथ डोंट नहीं लगेगा, तो ये A है, अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस यू वर्क हार्ड। स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। लेस्ट, अगर हम यहाँ पर मैं इसमें आपको बताऊं कि अगर है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, तो लेस्ट के साथ शुड आता है। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें ध्यान से, तो स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, तो यहाँ आएगा नन ऑफ द अबव। द आंसर इज E। अब ऐसा नहीं है इसमें जो भी आंसर की मैं दिया हुआ था सारी चीजें ठीक ही हैं। He talked as if he was a mad। पहली बात आप यहाँ पर ये देखिए, he talked, ये हमारी आई वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ये हुआ हमारा पास्ट सब्जंक्टिव, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि पास्ट कंडीशनल होता है कि जिसमें प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड डिजायर्स को बताया जाता है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके साथ होने के सेंस में सब्जेक्ट कुछ भी हो हम वर लगाते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम वर लगाएंगे, लेकिन क्या यहाँ पे अ लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैड एक एडजेक्टिव है और अनलेस एडजेक्टिव के बाद नाउन दिया हुआ हो
हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। ही टॉक्ड एज इफ ही वर मैड। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो है सी, क्योंकि यहाँ वॉज की जगह वर आ जाएगा, ए जो है वो हट जाएगा। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई वॉच विच वॉज डैमेज्ड इज नाउ यूजलेस। ठीक है जी, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। माई वॉच विच वॉज डैमेज्ड इज नाउ यूजलेस। तो यहाँ पे वॉच के लिए विच वर्ड यूज करा गया है। वैसे डैमेज के बाद भी उसमें लगना चाहिए था। अब माई वॉच विच वॉज डैमेज्ड इज नाउ यूजलेस, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। हालांकि एक कॉमा और आना चाहिए था, लेकिन हम जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें कॉमा को की गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं, इसीलिए मैंने भी जो है इसको नज़रअंदाज ही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो है सही है सेंटेंस, इसमें कोई गलती नहीं है। दो तरीके के क्लॉजेज होते हैं, डिफाइनिंग क्लॉजेज एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज। तो डिफाइनिंग क्लॉजेज होते हैं जो अपने से पहले आने वाले ही चीज़ के बारे में बताते हैं, और नॉन डिफाइनिंग वो होते हैं जो एडिशनल जानकारी देते हैं, तो जो उनको कॉमा से अलग किया जाता है। शी ऑट टू हैव ओबे हर पेरेंट्स मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि अगर किसी भी मॉडल के बाद हैव आता है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, तो यहाँ आना चाहिए था ओबेड। तो यहाँ बी पार्ट में है शी ऑट टू हैव ओबेड हर पेरेंट्स। यू विल गेट वेट इफ यू विल गो आउट इन द रेन। अगर हमारा सेंटेंस जो है वो इफ क्लॉज और उसके बाद रिजल्ट क्लॉज में होता है, तो इफ क्लॉज जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है, और जो रिजल्ट क्लॉज होता है वो फ्यूचर इंडेफिनेट में होता है। ठीक है जी। अब आप यहाँ देखिए, यू विल गेट वेट, दैट्स अ रिजल्ट। कब? अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम गीले हो जाओगे। तो अगर कंडीशन है, कंडीशन वाला पार्ट चलता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो इफ यू गो आउट इन द रेन, तो यहाँ बी पार्ट में है। ही इज वन ऑफ ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ माई कंट्री। तो आप यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। अब ग्रेटेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर वन ऑफ द आना चाहिए। ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ बी में भी है और सी में भी है, तो इसका आंसर क्या हो गया? मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर होगा इसका डी, दैट विल बी डी, क्योंकि दोनों पार्ट्स में गलती है। नीदर यू नॉर ही आर गिल्टी। अगर दो नाउन प्रोनाउन नीदर नॉर इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हों, तो नॉर और बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो नीदर यू नॉर ही, आर की जगह आएगा इज, तो सी में गलती है। ठीक है जी। नीदर ऑफ द थ्री पेन्स विल डू, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ। भाई देखो, इसमें उन्होंने आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव दिया है, लेकिन जब ऑप्शन देखिए थ्री पेन्स आ रहा है, तो यहाँ पर नीदर जो होता है वो दो के लिए यूज होता है, और जो नन होता है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। तो यहाँ आएगा नन ऑफ द थ्री पेन्स। तो यहाँ है ए पार्ट में है नन ऑफ द थ्री पेन्स विल डू। अब ये देखो, सिंपल क्वेश्चन है, सामने ही लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करो जी इसके आगे। शी डैश अलोन इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ। यहां पर आप ये देखिए, सामने दे रखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होगा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो, हैड बीन लिविंग। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सामने ही दिख रहा है। अगर ना भी दे रखा होता तो हम पहचानते कैसे कि यहाँ फॉर आ रहा है, और जहाँ सिंस फॉर आता है वह यहाँ तो हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। वर्ब डायनेमिक हो तो कंटिन्यूअस लगा दो, वर्ब स्टैटिक हो तो परफेक्ट टेंस लगा दो। He fled where his pursuers could not follow. The underlined section is,
अब आप यहाँ पे पहले वर्ब ढूंढो। वर्ब क्या है यहाँ? फ्लेड। ही फ्लेड कहाँ? भाई जो कहाँ का जवाब दे रहा है, नाउन के बारे में कुछ नहीं बता रहा, हुम और व्हाट का कोई जवाब नहीं दे रहा, जवाब किसका दे रहा है? कहाँ का। तो वो क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज। क्लॉज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर फ्रेज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, यहाँ फाइनाइट आ रहा है। कुड जो है जी वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो इसीलिए यहाँ दो फाइनाइट वर्ब आ रहे हैं, इसलिए ये क्लॉज है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही फ्लेड कहाँ? वेयर हिज परसुअर्स कुड नॉट फॉलो। तो ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज, दैट इज एन एडवर्ब क्लॉज। द अम्ब्रेला विद अ वुडन हैंडल इज माइन, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लॉज फ्रेज फॉर द अंडरलाइन। सबसे पहले आप लोगों से ही मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरे को एक बात ये बताओ कि द अम्ब्रेला विद अ वुडन हैंडल, अम्ब्रेला के बारे में बताया जा रहा है, विद अ वुडन हैंडल, अम्ब्रेला की क्वालिटी बताई जा रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई फाइनाइट वर्ब तो है नहीं, फाइनाइट वर्ब नहीं है तो ये क्लॉज नहीं है। तो पहली बात, जो जो क्लॉज वाले पार्ट से वो काट दो, ठीक है। अब अम्ब्रेला के बारे में बताया जा रहा है तो एडवर्ब नहीं हो सकता। एक अम्ब्रेला नाउन है, नाउन के बारे में अगर कोई चीज़ बताएगी तो वो एडवर्ब नहीं बताता, वो एडजेक्टिव बताता है। तो अम्ब्रेला विद अ वुडन हैंडल, तो अम्ब्रेला की खूबी बताई जा रही है विद अ वुडन हैंडल, तो और इसमें कोई फाइनाइट वर्ब है नहीं, फाइनाइट वर्ब है नहीं, नाउन की खूबी बताई जा रही है, तो ये फ्रेज है। नाउन की खूबी बता रहा है तो कौन सा? एडजेक्टिव फ्रेज है, इसलिए इसमें से कोई सा भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव होगा। देखा, ऐसे भी आ जाता है, क्लॉज नहीं है क्योंकि फाइनाइट वर्ब नहीं है। I have some duties, I must perform them. Use an infinitive to join the sentence. देखो भाई, I have some duties, अगर ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, इन्हें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, कैसे? इन्फिनेटिव लगा के। I have some duties को नहीं छेड़ेंगे, बस I must सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देंगे और टू लगा देंगे, I have some duties to perform, खाली ऐसे हो जाएगा। I have some duties to perform, तो यहाँ आएगा आपका, इसका आंसर होगा C, that is C. He deserved to succeed, he failed. Use an adverb or an adverbial phrase to join the sentence. अब एक बार बताओ, यहाँ deserve to succeed है, he failed। अब आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ सिर्फ या तो एडवर्ब लगाना है या एडवर्बियल फ्रेज। कहने का मतलब ये है यहाँ कोई क्लॉज नहीं लगाना। ही डिजर्व टू सक्सीड बट ही फेल्ड, आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो वर्ब्स आ रहे हैं, बट आ रहा है, कंपाउंड हो गया, हटा दो, उन्होंने एडवर्ब फ्रेज कहा है। ही फेल्ड अनडिजर्वेडली, तो यहाँ पर एक ही एडवर्ब आ, ही फेल्ड हाउ अनडिजर्वेडली, तो ये बी है। ही फेल्ड दो ही डिजर्व, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसमें बी ही पार्ट है जिसमें एडवर्ब का प्रयोग करा गया है। ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है, यही सिंपल सेंटेंस है आपका। ठीक है जी, तो मैं एक्सप्लेनेशन देती हुई चल रही हूँ आप लोगों को, तो आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए। हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। यूज अ प्रेपोजिशन विद अ नाउन और जेरेंड टू जॉइन द सेंटेंस। कहने का मतलब ये है, या तो प्रेपोजिशन यूज करो या जेरेंड यूज करो, जो है प्रेपोजिशन के साथ नाउन यूज करो या जेरेंड यूज करो, सेंटेंस को इन्हीं से ही जोड़ना है और कोई तरीके से नहीं जोड़ना है, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन लाओ या जेरेंड लाओ। तो अब सबसे पहले हम बनाते हैं, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ अ हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड। सिंपल सेंटेंस में बदलना है, शी फेंटेड। अगर आप यहाँ पर ऐसे बनाते हो, ए वाला देखते हैं, शी फेंटेड कब, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया, यहाँ प्रेपोजिशन वाला पार्ट नहीं आया, हटा दो। एज सून एज शी हर्ड द न्यूज ऑफ अ हस्बैंड डेथ शी फेंटेड, आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर भी दो जो है वो आ रहे हैं, कब का ही जवाब आ रहा है, ये दोनों जो है वो आपके क्लॉजेस हैं। ऑन हियरिंग द न्यूज, अब सबसे पहले यहाँ ऑन क्या है? प्रेपोजिशन। हियरिंग क्या हो गया? प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड लगता है, नॉन फाइनाइट आ गया। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ अ हस्बैंड्स डेथ, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। शी फेंटेड, वर्ब एक ही है फाइनाइट और वो है फेंटेड, तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ अ हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड, क्योंकि इसमें साफ ये लिखा हुआ है कि आपको नाउन या जेरेंड लगाना है, तो ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आपने जेरेंड जो है वो यहाँ पर लगा लिया। ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे, यूज अ पार्टिसिपल।
भाई पार्टिसिपल जब दोनों वर्क काम के बीच में टाइम गैप बिल्कुल भी ना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो, ही रैन अवे आफ्टर जंपिंग अप, ये होगा ही नहीं। पहले हमेशा जो है पहले वाले सेंटेंस को ही जो है वो बनाते हैं, तो और उस पर भी क्या करते हैं, जो पहला वर्ब होता है ना उसको पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो यहाँ होगा आपका जंपिंग अप, ही रैन अवे। और क्यों आया है? क्योंकि दोनों एक्शंस के बीच में टाइम गैप बिल्कुल भी नहीं है। इंसर्ट द पंचुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग स्टोरी। अब मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये सेम जैसा क्वेश्चन उसमें आया था, सेम वही क्वेश्चन हमने जो है इसको टाइप करा है। शी रेड द स्टोरी कफन एंड अडेप्टेड इट टू अ रेडियो प्ले। ए वाला देखो, फिर बी देखो। शी रेड द स्टोरी कफन एंड अडेप्टेड इट टू अ रेडियो प्ले। सेम ऐसे ही बी है, ऐसा ही सी है। शी रेड द शॉर्ट स्टोरी कफन एंड अडेप्टेड इट टू अ रेडियो प्ले। इवन मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर भी है और मुझे भी खुद इसमें ये समझ में नहीं आया था भैया बी और सी में अंतर क्या है। मैंने बहुत सोचा, शी, मैंने एक एक चीज़ को देखा। शी का एस कैपिटल है, रेड का आर आर दोनों का स्मॉल है, द आ रहा है, शॉर्ट स्टोरी में दोनों में स्मॉल एस है, स्टोरी में दोनों में स्मॉल एस है, कफन में दोनों में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास ही लगा हुआ है और के जो है वो कैपिटल बना हुआ है, एंड दोनों में सेम है, एडेप्टेड दोनों में सेम है, इट टू अ रेडियो प्ले। तो भाई मेरे को खुद नहीं समझ में आया दोनों में अंतर क्या है। तो भाई मेरे हिसाब से तो इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए। हालांकि उन्होंने सी दिया है, मगर जब दोनों एक से है तो भैया बी और सी दोनों करिए, तो मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए। अब मैं इसको एक बार आपको समझाना भी चाहूंगी। देखो भाई ये पंचुएशन है, शी रेड द स्टोरी। जब किसी सेंटेंस के बीच में आप किसी स्टोरी का नाम, किसी मूवी का नाम लेते हैं तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से उसको अलग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। हो सकता है इसमें फुल स्टॉप ना हो, यस, दोनों में अंतर ये है, नहीं अंतर है, दिख गया मुझे अंतर, अभी पढ़ाते पढ़ाते अंतर दिख गया। बी इसलिए है नहीं, सी इसलिए है क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप है और यहाँ नहीं है। इससे पहले कि आप मुझे बताते मैंने खुद ही अंतर ढूंढ लिया। चश्मे का नंबर मुझे लगा है बढ़ गया है, मगर वो उसमें फुल स्टॉप है और इसमें नहीं है, ये अंतर है फुल स्टॉप का। तो ये जो है फुल स्टॉप का अंतर है, यहाँ नहीं है यहाँ है, तो ये इसमें इसका आंसर है सी। इफ ही इज एट होम आई शैल सी हिम। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? देखो भाई सिंपल नहीं हो सकता क्योंकि दो बार वर्ब आ रहा है, इज, शैल, तो सिंपल तो नहीं है, हटा दो। कंपाउंड, कंपाउंड में दो प्रिंसिपल जो है वो क्लॉजेज होती हैं, एंड और बट, येट्स वगैरह से जुड़ती हैं। कॉम्प्लेक्स है, हाँ है। आई शैल सी हिम व्हेन, इफ ही इज एट होम, और ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। तो जब एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज किस में होती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो इसका आंसर है आपका दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Choose the correct option of the following question. You ate fish. एक क्वेश्चन रह गया शायद, दो एक से क्वेश्चन टाइप हो गए। You ate fish is an example of, पूरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, you ate what का जवाब दे रहा है। पूरा एक सेंटेंस है, उसमें लिखा हुआ है दैट्स अ सेंटेंस, द क्लॉज ऑफ फ्रेज नहीं है, दैट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। एक क्वेश्चन रह गया, which of the following options is correct about the sentence that which cannot be read? जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? इलेजिबल। मतलब एक ऐसी चीज जिसे पढ़ ही नहीं सकते आप, उसे क्या कहते हैं? इलेजिबल। इनएलिजिबल नहीं होता है, अयोग्य है, इनविजिबल, अदृश्य। तो इलेजिबल होता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्करिलस इज, पहले आप इसको समझिए,
स्करिलस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा किसी के बारे में, स्करिलस रिमार्क्स कहते हैं, बहुत ही आउटरेजियस, बहुत ही इंडिसेंट जो होता है उसे कहा जाता है। तो इसका एंटोनिम देना है, एंटोनिम देना है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा डिसेंट मॉडरेट। भाई आउटरेजियस हो तो सिनोनिम है इसका, तो इसका एंटोनिम क्या होगा भाई? स्करिलस होगा बहुत ही ज़्यादा आउटरेजियस, इनडिसेंट जो होगा दैट इज स्करिलस। तो उसका उल्टा क्या होगा? डिसेंट, मॉडरेट। तो दो हो गए, तो इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। I left that house. What is the underlined word that according to the English grammar? चलिए एक बार इसको पार्सल जो है इसकी पार्सिंग करते हैं। सबसे पहले आपका ये आई जो है दैट्स अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज हो रहा है ये प्रोनाउन। लेफ्ट क्या है? दैट्स अ वर्ब। आई लेफ्ट व्हाट? दैट हाउस। हाउस दैट जो है वो एडजेक्टिव है, और हाउस क्या है? नाउन। वह घर, दिस दैट दीज दोस्त, डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब आप बताइए यहां पर आई लेफ्ट दैट हाउस, क्या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? नहीं। क्या ये एडवर्ब है? नहीं। क्या ये नाउन है? नहीं। मोर देन अबव है? नहीं। ये नन ऑफ दैट, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। द आंसर इज नन ऑफ द अबव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। The correctly spelt word in the following is synchronize, synchromize, synchronize. That is A, synchronize. That is SYNCHRONIZE. The misspelt word in the following is irrepressible, bureaucracy, pusillanimity. ब्यूरोक्रेसी भी गलत है और प्यूसिलनिमिटी भी गलत है, यानी कि दो वर्ड्स गलत है। जब दो गलत है तो इसका आंसर होगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। दो ये वाली स्पेलिंग भी गलत है और ये भी गलत है, इसीलिए इसका आंसर है डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग इज नोन एज, देखो फिलोगनिस्ट, फोनोलॉजिस्ट, कैकोग्राफिस्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो सबसे पहला है आपका इसमें कैकोग्राफिस्ट, ग्राफी मतलब लिखना, और कैको मीन्स होता है खराब, तो खराब लिखने वाला, खराब स्पेलिंग वाला, बैड स्पेलिंग्स वाला, दैट इज कैकोग्राफिस्ट। फोनोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज द साउंड ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है जी। भाषा विज्ञानी फिलोगनिस्ट। The word most nearly opposite to the word opprobrious is vituperative, complimentary, truculent, more than one of the above, या जो है none of the above। तो सबसे पहले let's understand the meaning of this word। opprobrious का मतलब होता है scorn, बहुत ज़्यादा घृणात्मक। तो उसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? विटुपरेटिव का मतलब भी होता है कि बहुत ही खराब। ट्रक्यूलेंट का मतलब भी होगा बहुत ही बिटर एंड स्कॉर्नफुल। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो आंसर इसका उल्टा होगा दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका मोस्ट ऑपोजिट होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री। द टर्म quinquennial stands for happening in 4 years, happening in 6 years, happening in 7 years, more than one of the above, none of the above। quinquennial का मतलब होता है happening in 5 years, जो 5 साल में घटता है। जो घटना हर 5 साल में घटती है उसे quinquennial कहा जाता है। तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा none of the above। A compound sentence consists of two principal clause, one principal clause, one principal clause and one subordinate clause, और more than one of the above। भाई बात ये है
कि जिसमें कंपाउंड का मतलब होता है जब हम दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ते हैं उसे कहा जाता है कंपाउंड। किससे जोड़ते हैं? फैन बॉयज कंजंक्शंस होते हैं, उनसे हम इन्हें जोड़ते हैं। केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, सिंपल सेंटेंस। एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होंगी तो वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लॉजेज होती हैं। द प्रिंस सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग। अगर हमको इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे? द प्रिंस सेड इट गेव मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दैट इवनिंग, मतलब इसमें दैट इवनिंग में इट गेव मी की जगह इट गेव हिम। द प्रिंस सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। इस तरीके से चेंज करेंगे। अब जरा देखना इसमें कोई सा है क्या। द प्रिंस सेड इट गिव्स मी, गलत। द प्रिंस सेड, पहली बात तो ये है कॉमा लगाने की जगह हम उसमें कंजंक्शन का यूज करेंगे। कंजंक्शन यहाँ कहीं भी नहीं दे रखा, ठीक है। इट हैड गिवन हिम, और तो इसमें कोई सा भी नहीं है, तो ये आएगा चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन होना चाहिए था, इसमें है ही नहीं कोई सा भी, तो हम इसमें करेंगे नन ऑफ द अबव। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज, क्या है, नॉट अहमद। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉजंट अहमद। तो अब हम इसको बढ़ते हैं आगे। तो ही इंक्वायर, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो सबसे पहले ही इंक्वायर्ड को आप पूछिए ही सेड टू हिम, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इज नॉट योर नेम। भाई अब गलती देखो क्या है, ही सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पहले वाले में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा काट दो, दूसरे वाले में डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तीसरे वाले में फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, तो एक ही बच रहा है। ही सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज नॉट योर नेम, आई कैपिटल है, अहमद क्वेश्चन मार्क लगा के जो है इन्वर्टेड कॉमास बंद करे जाएंगे, तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी। घुमाने वाले, मतलब ऐसे ही दिमाग से खेलने वाले क्वेश्चन कर रखे हैं। डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, देन ऐड 2 5s and 4 2s। पंचुएशन मार्क लगाने, जब भी हम नंबर्स को प्लूरल करते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो देखिए कहाँ पर अपोस्ट्रोफ, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, सी में आ रहा है। आज जब हम जो है नंबर को प्लूरल करते हैं, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, देन ऐड 2 5s and 4 2s। तो जब भी आप नंबर को या लेटर्स को, नंबर्स को या लेटर्स को प्लूरल करते हैं तो अपोस्ट्रोफी लगाकर प्लूरल किया जाता है। तो ये सी में आ रहा है। मूनलाइट इज अ कंपाउंड वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय, हम जरा तोड़ लेते हैं, कंपाउंड वर्ड है, मून हमारा नाउन है और लाइट हमारा नाउन है, तो ये किससे बना है? नाउन प्लस नाउन से। तो आंसर इज ए, नाउन प्लस नाउन, दोनों नाम है चीजों का, तो इसीलिए नाउन प्लस नाउन। रेड हॉट, रेड विशेषता, हॉट विशेषता, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, द आंसर इज एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव। He who has suffered most in the cause, let him speak। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस लगाना है। करेक्ट सेंटेंस का मतलब है जिसके बारे में बताता है एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक उसके बाद लगाते हैं। अब देखो लेट हिम, हिम के बारे में बता रहा है, हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द केस कॉज स्पीक, ठीक है। ही को बता रहा है हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द कॉज शुड स्पीक, तो दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो इसका आंसर होगा दैट इज लेट हिम स्पीक, एज ये वाला तो नहीं होगा, ए और बी होंगे, तो मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इसको एक बार समझा भी देती हूँ। देखिए यहाँ लेट हिम है, लेट एक वर्ब है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन लगता है। ये हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द कॉज स्पीक, लेट हिम स्पीक, ये आपका यहाँ तक ये प्रिंसिपल है, लेकिन यहाँ ये हु इसलिए आया है क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, तो ये ठीक है।
ही के बारे हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द कॉज शुड स्पीक, तो ही शुड स्पीक ये प्रिंसिपल है, हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द कॉज ये सबऑर्डिनेट है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये ही के बारे में बता रहा है, तो बोथ आर करेक्ट, दैट इज व्हाई द आंसर विल बी मोर देन वन ऑफ द अबव. व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज, कौन सा पंचुएशन मार्क लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे क्योंकि हम इस पर अपना विस्मय जो है वो बता रहे हैं, तो द पंचुएशन मार्क विल बी एक्सक्लेमेशन मार्क. He broke the glass. Change the underlined word into intransitive verb. ट्रांजिटिव और intransitive verb में क्या अंतर होता है? ट्रांजिटिव verb का मतलब होता है when the subject throws its action over the object. मतलब who और whom और what का जवाब आता है, तो वो होता है the he broke the glass. He broke what? broke का action glass पे ट्रांसफर हो गया. He broke what? the glass. The glass was broken by him. तब भी जो है ऑब्जेक्ट है. The glass was broken. ये पैसिव वॉइस में है. It means someone has broken the glass. It means the action has taken place and the action has been transferred on the object. ठीक है जी. The glass breaked. Breaked कुछ होता ही नहीं है. The glass broke. खुद ही टूट गया, किसी ने नहीं तोड़ा. तो ये intransitive है. क्यों? क्योंकि एक्शन ट्रांसफर नहीं कर रहा. ठीक है, एक्शन ट्रांसफर नहीं कर रहा. आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड. पॉइंट आउट द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन पार्ट. अगर कोई काम किसी इसी समय हो रहा हो, इज आर एम के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, तो वो क्या होता है? दैट इज कंटिन्यूअस टेंस. कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Why did your brother write such a letter? Change into passive voice. ये आपका past indefinite है, तो आपको इसको चेंज करना है. पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो was से हो जाएगा. तो देखिए कहाँ कौन से वाले में was दिया हुआ है. Why was such a letter written by your brother? तो यहाँ पर भाई जब past indefinite होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, तो इजारम में चेंज होता है, या पास्ट इंडेफिनेट होता है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो यहाँ तक हो गया जी. आज के लिए इतना ही था. ये पूरा बीपीएससी का पेपर था जो मैंने करवाया है, और फिर एक पेपर और है मेरे पास, वो भी करवा दूंगी. और होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे, और बाकी ये वाले करवा के उसके बाद तो मेरे जो अपने बनाए हुए हैं वो बनाऊंगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मे गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.